की सीटी की तेज आवाज़ वातावरण में गूंज उठी। गाड़ी धीरे धीरे प्लेटफार्म से सरकने लगी। मनोज ने सरिता के चरण स्पर्श करते हुए कहा, भाभी, पहली बार घर छोड़कर जा रही हैं, अपना और दोनों बच्चों का ख्याल रखिएगा। हाँ, सरिता ने आंचल से आंसू पोंछते हुए कहा। गाड़ी अपनी मंजिल की ओर बढ़ी चली जा रही थी, पर सरिता का मन तो उससे भी तेज गति से अतीत की गलियों में विचरने लगा था। 18 साल बाद आज मैं अपने मायके जा रही हूँ। पता नहीं माँ कैसी होंगी। दोनों छोटी बहनें और तीनों छोटे भाई तो शायद मुझे पहचान भी नहीं पाएंगे। इन 18 वर्षों में क्या कुछ नहीं भोगा है मैंने। कोई अनजान व्यक्ति सुनेगा तो एक कपोल कल्पित कथा ही मानेगा। सब कुछ एक सपने की तरह ही तो गुजर गया। सरिता ने एक ठंडी सांस लेकर सीट की पुश्त पर अपना सिर टिका दिया। बंद आँखों के आगे मानो वर्तमान बनकर फिर से साकार हो उठा। बीए पास करते ही पिता ने धूमधाम से सरिता का विवाह प्रकाश के साथ कर दिया। प्रकाश के मामा सरिता के पिता के दोस्त थे। उन्होंने ही इस विवाह में मध्यस्थ की भूमिका निभाई थी। मामा प्रकाश की प्रशंसा करते नहीं थकते थे। बड़ा ही होनहार है मेरा प्रकाश, कोई भी केस नहीं हारता, उसके जैसे वकील तो विरले ही होते हैं। सरिता के पिता सुनकर फूले नहीं समाते। शादी के दूसरे दिन सरिता विदा होकर ससुराल आ गई। ढेर सारे रस्मों रिवाजों के बाद सरिता को एक सजे सजाए कमरे में बिठा दिया गया। प्रकाश ने उसका घूंघट उठाते हुए कहा, सरिता, मैं आशा करता हूँ सुंदरता के साथ साथ अपने मधुर व्यवहार से भी तुम घर के सभी सदस्यों का दिल जीत लोगी। प्रेम, मनुहार और समर्पण में कब रात बीत गई पता ही नहीं चला। सुबह मीठी नींद में सोई सरिता का सुंदर मुखड़ा देखकर प्रकाश अभिभूत हो उठा। सच, कितनी सुंदर जीवन संगिनी मिली है मुझे। सहसा प्रकाश की सोच को झटका लगा। सरिता की गर्दन पर एक बड़ा सा सफ़ेद धब्बा था। प्रकाश ने ध्यान से देखा तो अवाक रह गया। ल्यूकोडर्मा? उसने झकझोर कर सरिता को उठा दिया और पूछा, ये दाग कब से है तुम्हें? जी वो, सरिता सहम गई। बताओ कब से है ये दाग तुम्हें? प्रकाश लगभग चीख सा उठा। जब मैं 10 वर्ष की थी तब से है। बाँह और पीठ पर भी छोटा सा दाग है। बहुत इलाज करवाया पर उफ, इतना बड़ा छल। प्रकाश अवाक था। आपके मामा तो सब जानते थे। उन्होंने मेरे पिता से कहा था, सब कुछ जानकर भी आप मुझसे शादी करने के लिए तैयार हैं। सरिता रो पड़ी। मामा ने ऐसा कहा? तुमसे ऐसे कौन से सुरखाब के पर जड़े हैं जो इतना होने पर भी मैं तुम्ही से शादी करता? तुम्हारे पिता ने मुझसे बात क्यों नहीं की? मुझसे क्यों छिपाया? प्रकाश का गुस्से से बुरा हाल था। थोड़ी ही देर में पूरे घर में यह बात फैल गई। जो बहू कल तक सौंदर्य की प्रतिमा लग रही थी, वही सुबह अस्पृश्य लगने लगी। सब उसे ऐसे देखने लगे मानो वो नारी नहीं कोई अजूबा हो। इसे इसके मायके ही भेज दो, रखें वो धोखेबाज अपनी बेटी को अपने ही पास। साहस विफर पड़ी। दूसरों को क्यों दोष देती हो? अपने भाई को क्यों कुछ नहीं कहती? प्रकाश के पिता ने झल्लाकर पत्नी से कहा। प्रकाश की माँ ने तुरंत भाई को फ़ोन करके पूछा। उसने बेशर्मी से कहा, जीजा जी ने मेरा टेंडर रुकवाया था ना, सबके सामने बुरी तरह जलील भी किया था मुझे। मेरी गाल पर जो थप्पड़ जड़ा था ये उसी का जवाब है बहना। क्या? प्रकाश की माँ हैरान रह गई। घर में जैसे सभी को सांप सूंघ गया। प्रकाश, कल ही इसे मायके छोड़कर आ। हमें रोगिणी बहू नहीं चाहिए। नहीं माँ, ये वहाँ नहीं जाएगी। किसी दूसरे की गलती की सज़ा ये क्यों भोगे? पर मैं किसी निरपराध को सज़ा देने का पक्षधर नहीं। ये अब मेरी पत्नी है, इसे इसी घर में रहना होगा। यहाँ पूरा सम्मान मिलेगा इसे। हाँ, सज़ा भी मिलेगी इसके पिता और मेरे मामा को। मैं उन जैसे ओझे लोगों से कोई रिश्ता रखना नहीं चाहता। इसके पिता की सज़ा यही है कि वो जीते जी अपनी बेटी का मुख नहीं देख पाएंगे।
ना ये वहाँ कभी जाएगी, ना इसके मायके का कोई सदस्य यहाँ मेरे जीते जी पैर धरेगा, बस। प्रकाश आवेश में आकर बोलता चला गया। सरिता अवाक रह गई। इतनी बड़ी सजा? पर यह सजा तो मुझ पर भी लागू होती है। मैं अपने पति के जीते जी अपने मायके के किसी भी व्यक्ति से मिल नहीं सकती। उसका सिर घूमने लगा और वो बेहोश होकर गिर पड़ी। कुछ दिन बेहद असमंज और लाचारी में बीते। धीरे धीरे सरिता खुद को घर के अनुसार ढालने लगी। समय बहुत बड़ा मरहम है जो बड़े से बड़े घाव को भी भर देता है। सरिता ने अपनी सेवा और मधुर स्वभाव से सबका दिल जीत लिया। प्रकाश ने सरिता को कई अच्छे डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर ने स्पष्ट कह दिया, ये स्थिर लिक्योडर्मा है, इसका ठीक होना बहुत मुश्किल है। हाँ, इसे बढ़ने से रोका जा सकता है। 70 के दशक की बात है। उस समय मेडिकल साइंस इतनी उन्नति पर नहीं थी। प्रकाश और सरिता ने खुद को नियति के हवाले कर दिया। सरिता की दवा चलने लगी। सरिता को घर में सारे सुख उपलब्ध थे। मन चाहा पहनना, मन चाहा खाना, घूमना फिरना। पर यही तो जिंदगी नहीं होती। जब तक पति पत्नी में समंजय न हो तब तक सारे सुख व्यर्थ ही तो होते हैं। प्रकाश का निर्लिप्त भाव सरिता के सारे सुखों को जैसे अवसाद से धो डालता था और वहां बच जाता था केवल हृदयगत पीड़ा का अवशेष। शादी के दूसरे दिन से ही प्रकाश ने ना जाने कैसी चुप्पी साध ली थी कि लोग उसकी हंसी को भी तरस गए। खुद को कोर्ट के काम में बेहद मशरूफ कर लिया प्रकाश ने। सरिता पति की उपेक्षा का विष पीने को मजबूर हो गई। रात के अंतरंग क्षणों में पति के आलिंगन में प्रेम की ऊष्मा नहीं, उपेक्षा का ठंडापन ही महसूस होता उसे। उसके मन के दर्द को समझने वाला कोई नहीं था। प्रकाश उसके प्रेम भी कर्तव्य समझकर करता था। यही बात सरिता को भीतर तक छलनी कर जाती। समय बीतता रहा। जब सरिता को पहली बेटी हुई तो घर में खुशी की लहर दौड़ गई। सरिता के पिता ने सोचा, अब तक दामाद का क्रोध ठंडा हो गया होगा, इसलिए बच्ची और सरिता के लिए ढेर सारा सामान अपने बड़े बेटे के हाथ भिजवा दिया। पर प्रकाश ने अपने साले को दरवाजे से ही लौटा दिया। सरिता भाई की एक झलक मात्र देख सकी। बिलक बिलक कर रोई, पर प्रकाश नहीं पसीजा। उल्टे सरिता को बुरी तरह डांटते हुए बोला, मैं सिद्धांतवादी व्यक्ति हूँ। एक बार जो कह दिया बस कह दिया। अगर मेरे साथ रहना है तो अपने मायके को भूलना होगा। इस घटना के कुछ दिनों बाद सरिता को अपने पिता का पत्र मिला। ऐसा लगा मानो कोई उसके दिल को मुट्ठी में भींच रहा हो। पिता ने लिखा था, हमारी परवाह मत करो बेटी, तुम ठीक से हो, यही हमारे लिए सबसे बड़ी बात है। पर कभी कभी बचपन की वो नन्ही सरिता याद आ ही जाती है, जो अपने बाबूजी के बिना एक पल नहीं रह पाती थी। खैर, सुखी रहो। मैं यही दुआ करता हूँ कि हम सबको भूलने में ईश्वर तुम्हारी मदद करे। वक्त गुजरता जा रहा था, पर प्रकाश का स्वभाव वैसा ही था। प्रेम, समर्पण, सेवा और धैर्य से उसने पति का दिल जीत लिया था। पर उस समय उसकी सारी जीत हार में बदल जाती जब प्रकाश मायके जाने के नाम पर उसे बुरी तरह फटकार देता। सरिता का मन रो उठता। प्रकाश की माँ बेटे को समझाती, जो हुआ सो हुआ, इतनी अच्छी बहू तो हमें चिराग लेकर ढूंढने से भी ना मिलती। माँ पिता का मुंह देखने को कितना तड़पती है बेचारी। जाने दे इसके मायके, सब भूल जा। ठीक है जाए, पर उसके बाद मुझे अपने लिए मरा हुआ ही समझे। प्रकाश दो टूक फैसला सुना देता। इस बीच सरिता को एक बेटा भी हुआ, पर पुत्र मोह भी प्रकाश को अपने फैसले से डिगा नहीं पाया। सरिता ने भी कुछ कहना ही छोड़ दिया। उसे लगा प्रकाश का दिल वो पत्थर है जिससे टकराकर उसके मन की इच्छा हमेशा चकनाचूर होती रहेगी। इच्छा की चरम आर्द्रता जो उसके रुदन के रूप में फूटती है, वो इसी पाषाण को पिघला नहीं सकती, वो इस पत्थर को पिघला नहीं सकती। एक दिन सरिता को अपने पिता की मृत्यु का टेलीग्राम मिला। पिता का चेहरा अंतिम समय में भी न देख पाने का दुख उसे भीतर ही भीतर जैसे खाए जा रहा था। इस बार प्रकाश का दिल भी पिघल गया। उसने सोचा, सरिता वहाँ जाने को कहेगी ही, वो उसे जाने देगा।
खुद जाने के लिए कहने से उसके पुरुषत्व को, उसके अहं को ठेस लगती थी। पर सरिता ने एक बार भी नहीं कहा, केवल भीगी पलकों से एक बार प्रकाश की ओर देखा। पता नहीं क्यों पहली बार प्रकाश जैसे कठोर व्यक्ति का मन भी कांप उठा। वो पत्नी से नजरें नहीं मिला पाया। पहली बार सरिता के हृदय में पति के लिए घृणा के अंकुर फूटे। पर नारी की यही तो विडंबना है कि उसे अपनी घृणा को भी सहनशीलता के आंचल तले ढक कर रखना पड़ता है। वो कई दिनों तक बेचैन रही। हर घड़ी बाबूजी का चेहरा ही आंखों के सामने आ जाता। बचपन में उसे स्कूल पहुंचाते बाबूजी, टॉफ़ी की दुकान पर ठिठकती बेटी की आंखों में लालच देखकर खिलखिलाकर हंसते। उसे चूमते बाबूजी, कन्यादान करते हुए बिलखते बाबूजी, और विदाई के वक्त माथे पर स्नेह स्पर्श धर रूंधे कंठ से आशीष देते बाबूजी। उफ, काश एक बार उन्हें देख पाती। उसका मन वेदना से विकल हो गया। धीरे धीरे 16 वर्ष बीत गए। कभी सरिता सोचती राम का वनवास भी 14 वर्षों में टूट गया था। पता नहीं मेरा मिलन कब अपने स्नेह पात्रों से होगा। समय वो धारा है जिसके मार्ग में कोई अवरोधक नहीं। वह अपने अनवरत प्रवाह में सुख दुख को समेटे बहते जाता है। अनंत की ओर सरिता की बेटी आभा 15 वर्ष की हो गई थी और बेटा मन्नू 10 वर्ष का था। सरिता बेटी को देखकर सोचती, अगर किसी कारणवश इसके ससुराल वाले भी इसे यहाँ ना आने दे तो। उसकी भीगी आंखों में एक साथ 2 तस्वीरें तैर उठती, एक अपनी और एक अपनी माँ की। उसका रोम रोम कांप उठता था। वो अचानक सामने खड़ी आभा को कलेजे से भींच लेती। आभा की आंखों में आश्चर्य कौंध उठता। क्या हुआ माँ? कुछ भी तो नहीं, सरिता सहज होने की नाकाम कोशिश करती। कुछ दिनों से प्रकाश की तबीयत खराब रहने लगी थी। कभी बुखार, कभी उल्टियाँ, हाथ पैर में थोड़ी सूजन सी रहने लगी थी। डॉक्टर ने कुछ टेस्ट करवाए और रिपोर्ट आने पर सरिता के सिर पर मानो वज्रपात सा हुआ। प्रकाश की दोनों किडनियाँ खराब थी। कुछ दिन उसे डायलिसिस पर रखा गया। बाद में डॉक्टर ने स्पष्ट कह दिया, किडनी प्रत्यारोपण ही जिंदगी बचाने का एकमात्र उपाय है। प्रकाश हमेशा की तरह अड़ गया। मैं किसी दूसरे का जीवन खतरे में नहीं डाल सकता। घर के सब लोगों ने समझाने की कोशिश की पर नाकाम रहे। एक दिन प्रकाश ने भावुक होकर कहा, सरिता, मैंने अपने जीवन में एक ही पाप किया है। शायद उसी पाप की सज़ा मिली है मुझे। पाप? हाँ, मैंने तुम्हारा मायका छुड़वा दिया था ना। छोड़िए पुरानी बातों को। तुम अगर चाहो तो बच्चों को लेकर माँ से मिल आओ, प्रकाश ने सकुचाते हुए कहा। सरिता चौंक पड़ी। उसके होठों पर एक मुस्कान कौंध पड़ी। उसने प्रश्न किया, आजीवन कारावास की अवधि 25 वर्ष होती है ना? हाँ, पर क्यों? अगर कैद के 24 वर्ष गुजर चुके व्यक्ति को ये कहकर रिहा कर दिया जाए कि तुम्हारा कोई दोष नहीं था, तुम आज़ाद हो, क्या उसे आज़ादी अच्छी लगेगी? बीते हुए स्वर्णिम वर्षों की याद और तड़प उसे भीतर तक दहला नहीं देगी? उसके लिए तो कैद ही बेहतर होगी। सरिता की आंखें छलक उठी। प्रकाश लज्जित सा बैठा रहा। उसने फिर कुछ नहीं कहा। बहुत कष्ट भोगने के बाद एक सुबह नश्वर काया को त्याग कर उसकी आत्मा अनंत में विलीन हो गई। प्रकाश की 13वीं के बाद सरिता के भाई ने उसे अपने साथ ले जाना चाहा। उसकी सास उसके सिर पर हाथ फेरते हुए बोली, जा चली जा बहू। रोकने वाला, अपनी कसम देने वाला है कहाँ? दीदी, स्टेशन आ गया। सहसा सरिता को भाई ने झकझोर दिया। वो जैसे नींद से जागी। प्लेटफार्म पर घर के सारे सदस्य खड़े थे। वो बेतहाशा दौड़ती हुई माँ से लिपट गई। माँ बेटी के करुण रुदन से सबकी आंखें नम हो गई। बेटा, तुझे एक विधवा के रूप में देखूंगी ऐसा तो मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। माँ की आत्मा करा उठी। वर्षों से पड़ी वेदना सहस्त्र धाराओं में परिवर्तित हो गई थी।
यही सच है माँ, हम दोनों ने सज़ा भोगी है। तुम्हारी ये सज़ा है कि तुमने मुझे विधवा के रूप में देखा, और मेरी सज़ा ये है थी कि मैं सुहागिन के रूप में तुम्हारे सामने आ नहीं सकती थी। सरिता रो पड़ी। मेरी बच्ची, ना जाने किस पाप की सज़ा पाई है तूने। सज़ा? सज़ा तो आज ख़त्म हो गई माँ। मैं सज़ा मुक्त हो गई, सज़ा मुक्त। सरिता का रुदन सारी सीमाएं तोड़ गया, ठीक उसी तरह जिस तरह बाढ़ का पानी सारी हदें तोड़कर बह निकलता है और पीठ पीछे छोड़ जाता है अवसाद, सिर्फ अवसाद। तो दोस्तों, कैसी